हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री आवर पास 3 की एनसीईआरटी थे चैप्टर नंबर 6 को शुरू करते हैं। इस बुक के अंदर जो भी चीज़ें, जो भी आस्पेक्ट्स रिवोल्ट ऑफ 1857 तक आप जानते हो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आदि होती है, एंड उसके बाद गांधी जी के इंडिया आने से लेकर आज़ादी तक एक दूसरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का फेस चलता है, उसको हम देखेंगे। लेकिन बीच में हमारे पास कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता हुआ आया है पास्ट के अंदर, एंड आज हम जानेंगे पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अंग्रेज़ों ने कैसे पढ़ाई लिखाई की नींव रखी, एंड आज के टाइम में जो हमारी 21st सेंचुरी की जो एजुकेशन है, आप और मैं जिस तरीके से पढ़े हुए हैं, अंग्रेज़ी तालीम को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये सारा का सारा इतिहास हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस का, पढ़ाई लिखाई का, कुल मिलाकर एजुकेशन का इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे। चैप्टर का नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। जब ब्रिटिशर्स भारत आते हैं तो आपको पता है वो एक चीज़ मानते हैं कि भारत का जो आदमी है वो बारबेरियन है ना, वो जंगली आदमी है, और वो लोग अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हम यहाँ के आदमी को सिविलाइज बनाएंगे। एंड इसको क्या कहा जाता है, इस टेंडेंसी को, उनकी साइकोलॉजी को, फिलॉसफी को? भूल गए? नहीं, वाइट मैन्स बर्डन, कि हम गोरे हैं तो इस वजह से ईश्वर ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, और तुम अपनी स्किन देखो, हमारी स्किन का कलर देखो, तुम नहाकर भी ऐसे नहीं लगते हो कि नहाए धोए हो। हम एक हफ्ते से ना नहाए हो, इतने गोरे हैं तो ऐसा लगता है कि हम नहाए धोए हो। सिर्फ एक रेसिस्ट टेंडेंसी के साथ ये बिलीव करवाना, ये साइकोलॉजी में बिठवाना हिंदुस्तानियों की कि यू आर बारबेरियन, और हिंदुस्तानियों का इस टेंडेंसी को एक्सेप्ट कर भी लेना, यानी कि साइकोलॉजी से खेलना बहुत अच्छे से जानते थे अंग्रेज़। ये चीज़ इस चीज़ को दर्शाता है, प्रूव करता है। तो हिंदुस्तानियों को सिविलाइज करने के लिए इनके बड़े सारे हथकंडे थे, बड़ी सारी रणनीतियाँ थी। उनमें से एक रणनीति थी एजुकेशन। ये जो भारत के आदमी को, हिंदुस्तानियों को जो तालीम देना चाहते थे, वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर देना चाहते थे व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन? इंग्लिश। इसी से हम लोग अपना चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं। राइटर बोल रहा है, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर आपने ये देखा कि किस तरीके से जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी, जब उसने अपनी जो पकड़ है और डेरे जमा लिए भारत की धरती पर, उसकी वजह से लोकल जो पावरफुल राजा थे और नवाब थे, उनको कैसे अपनी गद्दी से, अपनी अथॉरिटी से डिपोज होना पड़ा, हटना पड़ा, एंड कैसे वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक ट्राइबल्स और पीजेंट्स के इंटरेस्ट जो हैं अंग्रेज़ों के आने की वजह से प्रभावित होते हैं, अच्छे भी और बुरे तरीके से भी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि अंग्रेज़ों के आने का इम्प्लीकेशन क्या था ऑन द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट कम्युनिटी। अब जो अंग्रेज़ भारत के अंदर आते हैं वो सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं चाहते थे, वो रेवेन्यू के ऊपर भी पकड़ बनाना चाहते थे। और रेवेन्यू के ऊपर इनको सबसे पहली पकड़ कब मिलती है बताओ? आफ्टर विच बैटल? बैटल ऑफ बक्सर, जिससे इनको कौन से राइट्स मिलते हैं? कौन से 3 टेरिटरीज के ऊपर इनका कंट्रोल हो गया? बॉब, हाँ अरे फुल फॉर्म बोल दोगे यार, देखिए क्या है ये बॉब? ओडिशा और बॉम्बे। दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन। क्या है? नेशन को सिविलाइज करना। नेटिव्स मतलब कौन होते हैं? लोकल रूल, लोकल इंडियंस, ठीक है। बॉम्बे नहीं था, वो बिहार था, हाँ ठीक है, एकदम से याद आया, बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, सॉरी, वो बिहार है श्रेया, ठीक है। थप्पड़ मारो अपने आप के, मेरा कंसेप्ट गलत करवा रही है, ठीक है। दिस चेंज देयर, कैरियर मार लिया, दे चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। काफ़ी हद तक इन्होंने चेंज करा भी। आपको एक बात याद है, कस्टम्स एंड वैल्यूज़ के कंटेक्स्ट में ज़रूरी नहीं है इन्होंने जो भी चीज़ छेड़खानी करी हमारी कस्टम्स वैल्यूज़ के साथ, वो हमेशा बुरे के लिए करी गई हो। मंगल पांडे की मूवी का सीन याद है? वो अंग्रेज़ आते हैं, सती प्रथा से उसको अमीषा पटेल को उठाकर लेकर जाता है, दिखाया था मैंने पूरी वीडियोस की। वो अच्छे के लिए
एक अंग्रेज़ ने जो उस सीन के अंदर भारत के कस्टम्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, परंपरा को जो छेड़ा, कुल मिलाकर सती प्रथा को जो चैलेंज करा, गांव वाले खड़े भी हो गए थे विरोध प्रदर्शन में उस अंग्रेज़ के। ऐसी चीज़ें करना, सती प्रथा को टर्मिनेट करना हमारा कस्टम था। सती प्रथा रीति रिवाज परंपरा थी हिंदू कस्टम्स के अनुसार। ये अच्छी चीज़ थी कि बुरी चीज़ थी, बताओ? ये बुरी चीज़ थी मयूर? कस्टम ज़्यादा बड़े होते हैं कि ह्यूमन राइट ज़्यादा बड़े होते हैं? कौन क्या कर रहे थे बुरा था? नहीं, लोकल इंडियंस जो बेसिकली रीति रिवाज परंपरा को मानते थे वो बुरा था, है ना, इस प्रकार के, जिसकी वजह से इंसानों को दर्दनाक रास्ते से गुजरना पड़ता था, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर सहना पड़ता था, लाइक सती प्रथा, है ना। अब इसी की वजह से अगर ये कुछ अच्छा कर रहे हैं तो क्या कुछ लोग इनको अच्छा मानते थे? याद करो, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में आपको बताया था, हमारे देश के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग भारत छोड़कर जाएं। कौन थे वो लोग? मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक एससीज, है ना, एंड विमेन ऑल्सो। तो व्हाट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस, कैसे जो इंडियंस थे उनको एजुकेट करा जाएगा, और एजुकेशन के साथ इनका ये तो मानना था कि वो सिविलाइज हो जाएंगे, कैसे करा जाएगा? ठीक है, एक हिंदुस्तानी, अच्छे हिंदुस्तानी कैसे बन सकते हैं? गुड सब्जेक्ट्स मतलब लोग, ठीक है। अब इसके लिए कोई एक आंसर नहीं था ब्रिटिशर्स के पास, बट सेट ऑफ आइडियाज़ थे उनके पास, एंड उन्हीं सेट ऑफ आइडियाज़, उन्हीं सेट ऑफ पॉलिसीज़ को हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अंग्रेज कैसे देखते थे एजुकेशन को, समझने की कोशिश करना। ये चैप्टर के अंदर आपको फैक्ट से ज़्यादा फिलोसफिकल एंगल मिलेगा। मेंस के आंसर आपके बहुत अच्छे से एनरिच होंगे इस चैप्टर से, बहुत अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। अगर आपने इस चैप्टर के ऊपर पकड़ बना ली, आप अपने ऊपर ताजुब करोगे कि यार 8th क्लास की एनसीईआरटी से मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली कि अगर ब्रिटिश एजुकेशन के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आए, मेरे पास ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी एनालिसिस है लिखने के लिए शॉर्ट में 150 वर्ड्स हो चाहे वो 250 वर्ड्स हो, जो किसी कैंडिडेट के पास नहीं होगी, क्योंकि लोगों को शर्म आती है, लोग डायरेक्टली स्पेक्ट्रम को उठाते हैं। ये चैप्टर का पढ़ना आपका मेंस का ओरिएंटेशन का आंसर प्रिपेयर करवाएगा, जो कि स्पेक्ट्रम या स्टडी आईक्यू की किसी की बुक से प्रिपेयर नहीं हो सकते, ठीक है। हाउ ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। अब अंग्रेज किस तरीके से सोच रहे थे, उनका सोच विचार क्या था, भारत के अंदर किस तरीके से उनको एजुकेशन पॉलिसी लेकर आनी है। अब इनके जो आइडियाज थे एजुकेशन के, वो एकदम से तो दिखे नहीं, धीरे धीरे करके लेकिन वो देखने को मिलते हैं। मतलब इन्होंने कल्चरल एलिमेंट को धीरे धीरे करके लाना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तानियों को ये चीज़ पहचानने में काफ़ी देरी हो गई, लगभग 200 साल का समय लगा कि यार साला ये तो हमारे कल्चर से भी खेल गए। आप मुझे एक बात बताओ, अमेरिका ने अपनी सॉफ्ट हेजीमनी को यूज़ करते हुए कहाँ से अमेरिका से तीर छोड़ा एंड आपके कदमों पर आकर वो गिरा प्यूमा की स्लीपर्स की फॉर्म में, आपके डाइनिंग टेबल पर वो आकर गिरा पिज़्ज़ा की फॉर्म में, आपके लैप्स पर आकर वो गिरा जीन्स की फॉर्म में, एंड आपके फ्रिज में जाकर वो गिरा पेप्सी की फॉर्म में, आपकी आउटिंग की फॉर्म में वो गिरा मैकडोनल्ड्स की फॉर्म में। बताओ, पता लगा आपको कि अमेरिका ये रणनीति चल रहा था सॉफ्ट पावर की फॉर्म में? नहीं ना। आज अगर देखा जाए तो अपने आप पे आश्चर्यजनक बात है ना ये वाली चीज़ कि यार ये कैसे। और अगर आप सच में आज भी देखो ना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कुर्ता पजामा पहनकर, कोल्हापुरी चप्पल पहनकर आप निकलो, तो आपके लिए आपकी जो कूल और सेक्सी या फिर एक मॉडर्न 21st सेंचुरी का लौंडा लौंडिया बनने की जो डेफिनेशन है वो खो जाएगी आपकी नज़रों से, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर पकड़ बना रखी है अमेरिका ने। सिमिलरली कैसे ब्रिटिशर्स हमारे कल्चर को और उस कल्चरल एलिमेंट के साथ जुड़े एजुकेशन को, तालीम को पेनिट्रेट कर रहे हैं इंडिया की सिस्टम के अंदर, ये चीज़ जानने में हिंदुस्तानियों को लगभग 200 साल से ज़्यादा का समय लग गया। समझ में आया ये वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है आपको? ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जब हिंदुस्तानियों को पता लगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था, और क्या उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन को आंखें बंद करके अपना लिया, या फिर उनका खुद भी
विचार था, खुद भी कुछ व्यूज़ थे कि मतलब उनका खुद का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें इंग्लिश एजुकेशन चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से लुप्त नहीं होनी चाहिए। और क्या ऐसा कोई हिंदुस्तानी होगा क्या कि जो कि ये माने कि हाँ आई एम परस्यूइंग इंग्लिश एजुकेशन, लेकिन मैं हिंदुस्तानी परंपरा, रीति रिवाज और हिंदुस्तानी नॉलेज को, सभ्यता को भी इस इंग्लिश एजुकेशन के साथ जोड़कर चलूँगा? बिल्कुल। राजा राम मोहन रॉय क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे इंग्लिश एजुकेशन को, वो ये बोलते थे यूरोपियन कस्टम्स, यूरोपियन मैनर्स हमें अपनाने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान गुलामी की वजह से पिछड़ गया है थोड़ा सा। दुनिया के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर अगर हमें चलना है, बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो थे, जो एनलाइटनमेंट के एरा में, रेनेसा के एरा में जो आए, उनका ये मानना था, मैं हिंदुस्तानी रिफॉर्मर्स की बात कर रहा हूँ, उनका ये मानना था कि इंग्लिश कस्टम्स, इंग्लिश वैल्यूज़, इंग्लिश एजुकेशन को साथ लेकर हमें चलना चाहिए। लेकिन वो एक हाथ की बात है, राइट हैंड से उसको पकड़ लो, लेकिन लेफ्ट हैंड से कैसे भी करके देसी परंपरा, देसी रीति रिवाज को मत छोड़ो, मत भूलो। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनका ये मानना था अंग्रेज़ी तालीम, अंग्रेज़ी सभ्यता विनाशकारी है, बर्बाद कर देगी हिंदुस्तान के रीति रिवाज, परंपराओं को, कस्टम्स को, वैल्यूज़ को, और हिंदुस्तानी एजुकेशन वगैरह की पकड़ बिल्कुल भी हिंदुस्तान की धरती पर या हिंदुस्तानियों के दिमाग पर नहीं बननी चाहिए। सो उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू करा। आगे चलकर आपको पता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर, जैसा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर गांधी जी का नारा था कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए हमें स्कूल में नहीं जाना, कॉलेजेसों में दाखिला नहीं लेना, वो सब चीज़। अब हम लोग यहाँ पर दो टर्म्स को जानते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो टर्म है वो है ओरिएंटलिज्म। यहां पर देखो ओरिएंटलिज्म। श्रेया कुछ नाम याद आ रहा है? ये यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स है ना, देख रहे हो एनसीईआरटीज़ की रेलेवेंस। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप लोगों की एनसीईआरटीज़ के ऊपर ही पकड़ है ना, अगर आप इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हो, तब भी आपका प्रीलिम्स तो नहीं रुक सकता। लेकिन बात वो है कि आप एनसीईआरटी कैसे कर रहे हो और मैं क्या चाहता हूँ कि आप कैसे करो, उसमें फ़र्क है। अगर आपको लगता है कि आपकी एनसीईआरटीज़ प्रिपेयर्ड है और आप सिर्फ वही करके जाना चाहते हो, कूल, आपका पेपर निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे टेस्ट में 90% मार्क्स लाने पड़ेंगे जो मैं बनाऊँगा, तब मैं मान सकता हूँ कि आपकी एनसीईआरटीज़ उन पर आपकी कमांड है। खैर छोड़ो, बात करते हैं ओरिएंटलिज्म की। 1783 में एक पर्सन है विलियम जोन्स, वो कलकत्ता आते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस हिसाब से पेपर आया या आता रहता है, ऐसी कोई नई बात तो है नहीं, मेरे को तो कोई अचंबा नहीं हुआ पेपर देखकर। मैं तो हमेशा से एक ही चीज़ मानता हूँ, वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। डेट भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर कोई पर्सन बार बार रिवीजन कर रहा है तो उसको क्रोनोलॉजी ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर सेट हो जाती है, फिर वो मोटा मोटी आइडिया लगा सकता है। लेकिन मेरा फिर भी अब थोड़ा सा एक सतर्क वे में मानना ये है, भाई 1 साल की बात है, दोबारा यूपीएससी में सिर्फ सिलेक्शन हमारा वो नहीं है मकसद, दोबारा यूपीएससी ना लिखना पड़े, ये हमारा मकसद है। हमें जो सर्विस चाहिए वो हमें मिल जानी चाहिए एक ही बार के अंदर। तो मुझे अल्टीमेटली लिखना ही नहीं है यूपीएससी, ऐसा चलना चाहिए आप लोगों को कि देना ही नहीं है दोबारा यूपीएससी देने के बाद, और सिलेक्शन लेकर निकलना है। तो उसके लिए भाई 1 साल के अंदर जो भी आंखों के नीचे या आंखों के सामने जो भी शब्द आ रहे हैं, डेट्स आ रही हैं, 1 साल के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे से याद हो जाएंगी तो सुखी जीवन रहेगा। एक पर्सन है विलियम जोन्स, वो अराइव होते हैं कलकत्ता के अंदर। अब अगले साल ये भी पूछ सकता है श्रेया, है ना, कि कहाँ आए थे। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट कैसे आया था, जिसको कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश करा था? वेरी गुड, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था श्रेया, यहाँ पर चीफ जस्टिस कौन थे? हाँ, वेरी गुड सर, एलिजा एम्फी, और इनको ऐसे भी करके लिखा जाता है एलिजा एम्फी, ठीक है। इन एडिशन टू बीइंग अ एक्सपर्ट इन लॉ, एक्सपर्ट इन लॉ, अगर ये आज के समय में अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होते तो क्या लिखा होता है यहाँ पर? डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, याद है?
चलो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट अगर मैं एक बात पूछूं, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट जो दे रखा है कि ऐसी अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, प्रेसिडेंट ने आज तक इसके बिहाफ पर किसी को अपॉइंट करा है? नहीं, ठीक है। जोन्स वॉज अ लिंग्विस्ट। उन्होंने यही पूछा था ये सारे लोग कौन थे। अब देखो यार, हाईलाइट करके दे रखा है श्रेया, हाईलाइट करके, समवन हु नोज एंड स्टडी सेवरल लैंग्वेजेस। He had studied Greek, Latin at Oxford. He knew French and English, and उन्होंने अरेबिक सीखी थी फ्रॉम अ फ्रेंड, एंड ऑल्सो लर्न पर्शियन। कलकत्ता के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे जो थे दिन बिताए, काफ़ी ज़्यादा दिन के अंदर समय देते थे पंडितों के साथ, ठीक है, जिन्होंने इनको संस्कृत ग्रामर को, सब्लिटाइट्स का मतलब होता है इजी लैंग्वेज के अंदर इंटरप्रेट करके बताया कि ये क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अब ये तो मुंह से प्रोनाउंस नहीं कर सकते इस लाइन को, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तथात्मानं सृजामि हम, नहीं बोल सकते, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ऐसी जो टफ लाइन है उनका क्या मतलब होता है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, किस कंटेक्स्ट में ये बोला गया, कौन सा टेक्स्ट ये चीज़ बोल रहा है, क्या है उस टेक्स्ट की रेलेवेंस हिंदुस्तानियों के लिए और हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान के लोगों के लिए। ये सब कुछ इनके पंडित दोस्तों ने, जो कि विद्वान थे, स्कॉलर्स थे वो पंडित दोस्त, उन्होंने बताया। ऐसी एक रणनीति आपको पता होगा ना, अल बिरूनी ने भी करी थी। ठकुराइन याद है, मेडिवल इंडिया का ट्रैवलर, हिंदुस्तान आता है और वो दोस्ती करता है पंडितों के साथ। इब्न बतूता ने भी यही करा था, है ना। उसके बाद ग्रामर भी सीखी इन्होंने और पोइट्री सीखी। सून ही वॉज स्टडिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, एरिथमेटिक, मेडिसन एंड दूसरी कुछ साइंसेस। विलियम जोन्स ने ये डिस्कवर करा कि इनका जो इंटरेस्ट है, ये बड़े सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स का भी इंटरेस्ट है जो कि कलकत्ता में रह रहे हैं। विलियम जोन्स बेसिकली ये ना चीज़ इंटरेस्ट के लिए कर रहा था, लेकिन जो दूसरे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना, वो ये चाह रहे थे कि विलियम जोन्स यार तुम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। उसने कहा कैसे? कहते तुम तो इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो ना, लेकिन तुम ये जो पंडितों के साथ घूमते हो, जो कि हिंदुस्तान के लोकल विद्वानों के साथ जो तुम घूमते हो, जो कि पंडित नाभियों के से कैसे भी करके स्कॉलर्स हो, तुम इतना ज्ञान ले रहे हो कि तुम्हें हिंदुस्तानियों की साइकोलॉजी, हिंदुस्तानियों की फिलॉसफी और यहाँ की एक एक दिशा और दशा के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। तो विलियम जोन्स ने कहा इससे क्या फ़ायदा होगा? उन्होंने कहा अरे मूर्ख, तो ये सोच कल को रूल करना कितना ईजी हो जाएगा। हम उसी घर में चोरी कर सकते हैं जहाँ पर हमें पता हो कि कौन सा कमरा कहाँ पर है और कौन सी जो तिजोरी है वो कौन से कमरे में रखी है और वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है, कब गार्ड होता है उस घर में और कब गार्ड नहीं होता उस घर में, काम वाली बाई कब किचन में होती है कब नहीं होती। और ये चीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में भी करी थी ना, याद है जब वो मैप प्रिपेयर करा गया था। मैप को भी प्रिपेयर करने के पीछे यही होता था कि नहीं होता था? यस, उससे रूल करना इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, रूल चलो आ भी गया, लेकिन जनता को कैसे पसंद आएगा? जनता कल को विरोध प्रदर्शन में आ गई तो रूल थोड़ी ना है यार। मैं किसी पे हुकूमत करना चाहता हूँ, मैं अकेला सोफे पे बैठा हूँ घर पे कि मैं राजा हूँ, कौन मान रहा है मेरी बातों को? कौन मान रहा है मेरे आदेशों को? स्टोरी मेकिंग होते हुए ये पावरफुल नहीं बनना चाहते थे ना, स्टोरी मेकिंग करते हुए। अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनको लगा यार ये तो बहुत अच्छा काम है, अगर ऐसे करते करते हम लोग लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, उनसे बातें करें, उनकी तालीम के बारे में, उनके कल्चर, कस्टम्स, उनके रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में जानें, तो आधे हिंदुस्तानियों की जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, वो तो हम बातें करते करते उनसे सीख गए। रूल करना कितना ईजी है। हमें ये पता होगा कि जब भी सिचुएशन हमारे हाथ से जाएगी, हमें कौन सा कार्ड फेंकना है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो पैसिफाई हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे। Some Englishmen like
हेनरी थॉमस कूलब्रुक एंड नथानियल हेलेट। ये लोग क्या कर रहे थे इस टाइम पर जब विलियम जोन्स ये सब पढ़ रहा था? ये एंशियंट इंडियन हेरिटेज को डिस्कवर कर रहे थे, इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर मास्टरी कर रहे थे और संस्कृत और पर्शियन के वर्क्स को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर रहे थे। देख रहे थे कि हिंदुस्तानी क्या पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, उनके रीति रिवाज, पूजा पाठ की परंपरा या उनका कुछ भी नमाज करना, हवन करना, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, उनका इतिहास उनसे कैसे जुड़ रखा है। उसी इतिहास को अगर हम लोग अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर जान लें तो हमारे लिए भी ज़्यादा आसान हो जाएगा उनकी फिलॉसफी, उनकी साइकोलॉजी को समझना। विलियम जोन्स ने गठन करा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, और उन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट करा जिसमें वो अपने विचारों को लिखते थे। जब उन्होंने सब कुछ सीख लिया, सारी भाषाएं सीख ली, उन्होंने जाना कि हिंदुस्तान में क्या है, एशिया के लोग कैसे होते हैं, क्या नहीं होते हैं। एशियाटिक रिसर्चेस, विलियम जोन्स और क्या कह रहे हो मयूर? हाँ, मतलब इसके मतलब इसका इंटरेस्ट क्या था कि हिंदुस्तानियों के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में जानना। ऐसा ही इंटरेस्ट दूसरे अंग्रेज़ों का भी था। ये लाइन है, ये मतलब इसका। कलकत्ता के अंदर जो आ रहे थे वो ऐसी हरकतें कर रहे थे क्योंकि सबका एक ही मकसद था कि भैया किसी भी जगह को रूल करना तब ईजी है जब वहाँ के लोगों की फिलॉसफी को समझो, साइकोलॉजी को समझो। आपको कोई लड़की पसंद है मयूर, एकदम से फर्स्ट मीटिंग के अंदर उसको जाकर थोड़ी ना प्रपोज कर दोगे। जानना तो पड़ेगा ना आपको कि बात करने में कैसी है, क्या है, क्या नहीं है। देखने से पता लगा आपको सुंदर लग रही है, अंदर से आतंकवादी निकली फिर। विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कूलब्रुक, दे केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। कैसा एटीट्यूड था इनका? याद है पहले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, वो मैं आपको बता रहा था, PSIR का वो है, स्कॉलर है, उसके पिताजी वो हरामज़ादा नफरत करता था, बुराइयां करता था अपने टेक्स्ट के अंदर हिंदुस्तानी परंपराओं की, कि तुम तो ऐसे हो, मंगलवार को नाखून काटने के वो करते हो, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो भ्रम पाल लेते हो, याद है। लेकिन अब यहाँ पर विलियम जोन्स और जो हेनरी थॉमस कूलब्रुक है, इनका एटीट्यूड ऐसा था डेट दे हैड डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स, हिंदुस्तान के भी और वेस्ट के भी। इनका ये मानना था जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो बहुत प्यारा है शुरू से ही एंशिएंट पास्ट से, लेकिन वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होता चला गया क्योंकि हिंदुस्तानियों ने अपने परंपरा को, जो कि उनके आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है, उसको सहेज के संवार के नहीं रखा। और ये वाली बात ये कोई गलत नहीं कह रहे हैं। क्या गलत कह रहे हैं? अगर अशोका नहीं होता तो बुद्धिज्म लुप्त नहीं हो गया होता? बताना जरा सच। और अशोका का हृदय परिवर्तन नहीं होता कलिंगा फॉर में तो बुद्धिज्म का तो नामो निशान नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तानी किसी भी चीज़ को मतलब सच के सवार के रखना कहाँ जानते हैं। बुद्धिज्म की जड़ यहाँ पर है शरिया हिंदुस्तान में। एंड ठकुराइन, हिंदुस्तान से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज ने अपना कोर रिलीजन बनाया हुआ है बुद्धिज्म को। सबसे बेस्ट सेलर बुक है, रह चुकी है, इकिगाई, अमेजन के ऊपर, पढ़ना कभी उसे। जैपनीज का कंसेप्ट है कि यू शुड बिकम यंगर व्हेन यू आर बिकमिंग ओल्डर। आप बूढ़े हो रहे हो तो आपके अंदर वो बचपना, वो लड़कपन, वो एटीट्यूड, वो स्माइल, वो रहनी चाहिए बरकरार, वरना इंसान ओवर थिंकिंग के अंदर जीते जी अपने आप को मार देता है। वहाँ के गांव का एक कंसेप्ट है, इकिगाई का कंसेप्ट। क्या करते हैं उधर के लोग? मेडिटेशन करा, खुश रहे, हर बचकान हरकतों पे हंस रहे हैं। एवरेज लाइफ स्पेन वहाँ पर उस गांव का लोगों का है 95 to 105 ईयर्स, इतना जीते हैं एवरेज। और ये इकिगाई की बुक के अंदर बता रखा है। चक्रास कैसे खोलते हैं वो लोग, अपने क्या करते हैं, हैप्पीली लाइफ जीते कि हर एक समय जो है, हम भी जानते हैं आगे चलकर हमारा शरीर जो है वो जवाब दे जाएगा, 100 बीमारी लगनी वो लगनी, लेकिन क्यों लगनी है? मेंटेलिटी को अपना इतना स्ट्रॉन्ग करके चलो ना कि इन सब चीज़ों के पीछे रोना क्यों है। इंसान फ्यूचर को लेकर या पास्ट को लेकर ही रोना धोना मचाया रहता है। बड़ा मुश्किल है हर समय पॉजिटिव रहना, लेकिन बकलोली तो कर ही सकते हैं ना, खुश तो रह ही सकते हैं ना, हंसी मजाक कर करके। यही कंसेप्ट है इकिगाई का। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेट एंड लीगल टेक्स्ट जो कि एंशिएंट पीरियड के अंदर प्रोड्यूस हुए थे।
यानी कि देख रहे हो इन्होंने क्या जिम्मेदारी ली, ये अच्छे लोग थे, ये लोग उस एंशिएंट पास को लेकर आना चाह रहे हैं, हिंदुस्तानियों को समझाना चाह रहे हैं, जो कि हिंदुस्तानियों का पास है लेकिन हिंदुस्तानियों ने भुला दिया। दैट इज हम कह सकते हैं कि इनके एफर्ट आर इन द डायरेक्शन ऑफ रिवाइवल ऑफ द पास्ट, रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट पास्ट, एंड उसके ऊपर हम लोग प्राउड फील कर सकें बाय सीइंग इंडियाज ग्लोरी इन एंशिएंट पास्ट। इनका ये मानना था, मतलब जिस टाइम पर ये लोग हिंदुस्तान में थे, इन सबका ये मानना था कि उनके समय में जो ये अपनी आंखों के सामने जिन हिंदूज को देख रहे थे, जिन मुसलमानों को देख रहे थे, ये कहते थे उनको, उनके टेक्स्ट को, उनकी परंपराओं को अच्छी तरीके से तभी समझा जा सकता है जब उनके धर्म से जुड़े हुए टेक्स्ट, उस धर्म के टेक्स्ट से जुड़े हुए आइडियाज़ और लॉस को ये लोग जान सकें। अब आप कहोगे इनका क्या लेना देना इससे? अल्टीमेटली ये सारी इंफॉर्मेशन ये लोग ऑफिशियल्स को देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स को देंगे कि आप जब भी रूल करने लगो, और ये लोग हमेशा कौन से प्रिंसिपल पे चलते थे? रूल ऑफ लॉ। पहले कानून बनेगा और कानून की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये लोग रूल करेंगे, है ना, ताकि हर चीज जस्टिफाई हो सके कि देखो कानूनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग तुम्हारे साथ ऐसा करा जा रहा है। तो हिंदू और मुसलमान जो थे वो मेजर कम्युनिटीज थे, रिलीजियस कम्युनिटीज थे, मेजर पॉपुलेशन का चंक थे उस टाइम पर। अगर इनको रूल करना है तो इनके धर्म, उन धर्म से जुड़े आइडियाज और लॉस का पालन करना, तभी ये लोग कंट्रोल में आएंगे, तभी ये लोग बात मानेंगे, वरना हम लोगों को टिकट कटानी पड़ेगी दोबारा इंग्लैंड की। और इंडिया कैसे फ्यूचर डेवलप हो सकता है इस एंशिएंट पास्ट को जानते हुए, उनके हिंदुस्तानियों के एंशिएंट टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स, उन सबको स्टडी करते हुए एक फ्यूचर इंडिया, एक बेटर फ्यूचर इंडिया का निर्माण करा जा सकता है, ऐसा विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कूलब्रुक का मानना था। तो विलियम जोन्स और कूलब्रुक इन्होंने डिस्कवर करना शुरू करा एंशिएंट टेक्स्ट को, मीनिंग जाना, ट्रांसलेट करा उसको, और दूसरों को भी बताया इसके बारे में, ताकि दूसरों से भी इनसाइट्स मिल सके, लर्निंग मिल सके। ये बेसिकली इनका एक प्रोजेक्ट था, ये एक मिशन था इनका, और उनका ये मानना था ये दिस वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम द इंडियन कल्चर, बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस कि वो भी अपना हेरिटेज को एंशिएंट पास्ट के थ्रू रीडिस्कवर कर सके, और जो जिस चीज़ के ऊपर वो प्राउड फील कर सकते हैं जो कि खो गया है, उस चीज़ के ऊपर वो दोबारा पकड़ बना सके। तो यानी कि इस मिशन और ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कुछ अंग्रेजी लोग ऐसे भी थे ब्रिटेन से आए हुए, जिनकी आइडेंटिटी हमें पोर्ट्रे हो रही थी दैट दे वर गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज उसके मास्टर्स भी। गार्जियन तो चलो ठीक है कि क्रिटिसाइज नहीं कर रहे और उसकी ग्लोरी पर प्राउड फील कर रहे हैं, करवा रहे हैं हिंदुस्तानियों को। मास्टर्स इसलिए कि जितना इंटरेस्ट हिंदुस्तानी नहीं ले रहे उतना बाहर से आया हुआ इंसान ले रहा है। आपका कमरा आप साफ कर सकते हो, कोई बाहर से आया हुआ पर्सन साफ करे तो आप इडियट हो। ये कुछ ऐसे ही काम कर रहे थे। तो दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज, एंड बड़े सारे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने आर्ग्यू करा कि जो ब्रिटिश है दे ऑट टू प्रमोट इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग, कि ऐसे लोग, कुछ मतलब अंग्रेजी ऑफिशियल्स का ये मानना था कि विलियम जोन्स और थॉमस कूलब्रुक जैसे जो लोग हैं वो नालायक लोग हैं, वो हम लोग वेस्टर्न लर्निंग प्रमोट करवाना चाह रहे हैं। ये नालायक लोग हिंदुस्तानी कल्चर, परंपरा, सभ्यता को इतना हाईलाइट कर देंगे कि ये इंडियंस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, हिंदुस्तानी सभ्यता को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ना कि वेस्टर्न लर्निंग को। क्रिटिसाइजर्स का ये मानना था दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेटअप टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, ताकि वहाँ पे संस्कृत, पर्शियन लिटरेचर, जो पोइट्री पढ़ाई जा रही है, इसकी वजह से तो इंडियंस और ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, तो वो वेस्टर्न लर्निंग को जगह कैसे देंगे अपनी थिंकिंग के अंदर, अपनी साइकोलॉजी के अंदर। ऑफिशियल्स का ये भी मानना था कि जो हिंदू और जो मुसलमान हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, दे ऑट टू बी टॉट वॉट दे वर ऑलरेडी फैमिलियर विद, और किस चीज़ को वो वैल्यू करते हैं,
एंड किस चीज़ को वो बिल्कुल परंपरा के अनुसार संभाल कर रख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में वो ऐसा भी नहीं है कि अनफेमिलियर है। अब क्रिटिसाइजर्स ने ये भी माना कि अगर हम चलो ये वाला काम करते भी हैं जो कि विलियम जोन्स और थॉमस कोलब्रुक करना चाह रहे हैं, हमें हिंदुस्तानी लोग एलियन नहीं मानेंगे। उसके बाद हम नेटिव्स लोकल इंडियंस के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे, बल्कि इस हरकत करते हुए, और धीरे धीरे करते करते हम ये हिंदुस्तानी परंपरा को साइड कर देंगे और इसको कोर फिलॉसफी बना देंगे वेस्टर्न लर्निंग को। इन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। अब इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या करा, वो अच्छे से अरेबिक की स्टडी, पर्शियन की स्टडी, इस्लामिक लॉ की स्टडी, कुरान शरीफ की स्टडी, ये सब कर सके। इन्होंने मदरसा इस्टेब्लिश करना शुरू करे। आप जानते हो ना कि मदरसा क्या होते हैं? ये एक अरेबिक वर्ड है फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग। ये एक प्रकार से स्कूल और कॉलेज होता है मुसलमानों के लिए, जहाँ कोई भी सकता है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जहाँ पर इस्लामिक टेक्स्ट से जुड़ी नॉलेज दी जाती है। और आजकल मदरसाओं में हर एक सब्जेक्ट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, कुछ भी, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन बेसिकली मदरसा की जो रियल आइडियोलॉजी, जो कोर, जो क्रक्स होता है उसका, वो यही होता है इस्लामिक लॉ, अरेबिक स्टडीज़, पर्शियन स्टडीज़ को प्रमोट करना। हिंदुओं के लिए इन्होंने हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश करा बनारस के अंदर 1791 में। मैं हिंदू कॉलेज से ही पास आउट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला हिंदू कॉलेज। और क्योंकि पहले हिंदू कॉलेज बनारस के अंदर था 1791 के अंदर, महात्मा गांधी आए भी थे हिंदू कॉलेज एक बार, जो कि आगे चलकर हिंदू कॉलेज बहुत सारी जगह पर इधर उधर होता रहा है। तो मेरे कॉलेज में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, जो दिल्ली के अंदर हिंदू कॉलेज है, वहाँ पर इस बनारस के हिंदू कॉलेज की बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। जैसे ही आप उधर के असेंबली हॉल्स वगैरह के अंदर एंटर करते हो, तो मुझे ये चीज़ वहाँ से याद है। टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ये थे सर हेनरी थॉमस कोलब्रुक। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशिएंट सेक्रेड राइटिंग्स ऑफ हिंदुज़म। एंड विलियम जोन्स यहाँ पर पर्शियन लर्न कर रहे हैं। और ये देख रहे हो, ये लोकल लोगों का सारा बहुत ज़्यादा लेते थे, जो लोकल, जो नेटिव स्कॉलर्स हैं। लोकल मतलब इंडियन, जो नेटिव स्कॉलर्स हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर दीज व्यूज, मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन क्रिटिसिज्म्स ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। अब ये सारी बात कवर हो गई हमारी, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ में तो आया ही नहीं, ये जो टॉपिक था मेरा, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अरे ये तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक के बारे में बात कर रहा है, नथानियल हैलेट के बारे में बात कर रहा है, विलियम जोन्स के बारे में इतना ज़्यादा बात कर रहा है। ये है क्या ओरिएंटलिस्ट या ओरिएंटलिज्म? ओरिएंटलिस्ट एक्चुअली दोस्तों क्या होते हैं? दोस्त विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट, या फिर आप कहो अगर हिंदुस्तानी परंपरा की जो स्टडीज़ हैं, उनके जो लैंग्वेज है, कल्चर हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज, परंपरा, फेस्टिवल्स, कुछ भी हैं, फ्लेवर, फूड, हैबिट, सब कुछ, उसको कहते हैं ओरिएंटलिस्ट स्टडीज़। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे कोई स्कॉलर्स ढूंढ के बताओ जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट स्टडीज़ को प्रमोट करा था, तो क्या नाम होगा? विलियम जोन्स, कोलब्रुक एंड हैलेट, ठीक है, नथानियल हैलेट। यहाँ पर एक फिगर गिवन है, मॉन्यूमेंट टू वॉरेन हेस्टिंग्स बाय रिचर्ड वेस्टमैकॉट 1830। ये अभी विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता, ये वहाँ पर मूर्ति है स्थित। ये जो इमेज है ये रिप्रेजेंट करती है कि किस प्रकार से जो ओरिएंटलिस्ट थे वो भारत के अंदर ब्रिटिश पावर के बारे में सोचते थे। एंड ओरिएंटलिस्ट कौन? जो कि किसको स्टडी करते हैं? वेस्टर्न कल्चर को कि एशियन या इंडियन कल्चर को? एशियन कल्चर को, ठीक है। यहाँ पर मैजेस्टिक फिगर बन रखा है वॉरेन हेस्टिंग्स का।
जो कि काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्ट थे, सपोर्टर थे ओरिएंटलिज्म के। दिस फिगर इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टैंडिंग फिगर ऑफ पंडित ऑन वन साइड, ठीक है, कहाँ गया ये, हाँ, एंड अ सीटेड मुंशी ऑन द अदर हैंड। अब मुंशी कौन होता है? अ पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्शियन। वॉरेन हेस्टिंग्स और जो दूसरे ओरिएंटलिस्ट थे उनको इंडियन स्कॉलर्स की आवश्यकता होती थी, ताकि ये जो बाहर से आए हुए जो अंग्रेज थे, ये वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के अंदर सबसे पहले हिंदुस्तानियों को या हिंदुस्तान को जानने से पहले उनके टेक्स्ट को जान सके और फिर बाद में उसका कन्वर्जन कर सके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो वर्नैकुलर क्या होता है? इट इज़ अ टर्म विच इज़ जनरली यूज टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब एक प्रकार से डिबेट हो गया, डायलॉग हो गया, एज डिस्टेंट फ्रॉम वॉट इज सीन एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। कॉलोनियल कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पर जो ब्रिटिश हैं वो इस टर्म को यूज़ करते थे ताकि जो लोकल लैंग्वेजेस जो कि यूज़ करते थे हिंदुस्तानी, उसको डिफ्रेंशिएट कर सके फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज जो कि इंपीरियल मास्टर्स की लैंग्वेज थी। अब जब वो वर्नैकुलर टेक्स्ट को अगर समझ जाएंगे तो मुझे क्या बताओ, वो ये भी तो समझ जाएंगे ना कि हिंदुस्तानी क्या चाहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जिसकी वजह से उनको हेल्प होगी लोकल कस्टम्स, लोकल लॉज को समझने में, एंड एशियन टेक्स्ट को समझने के बाद फिर वो उनको ट्रांसलेट भी कर सकेंगे और इंटरप्रेट भी कर सकेंगे। हेस्टिंग्स ने ये इनिशिएटिव शुरू करा, कैसे? कलकत्ता मदरसा को एस्टैब्लिश करके। उसका ये मानना था डेट एंशिएंट कस्टम्स ऑफ द कंट्री एंड ओरिएंटल लर्निंग, ये एक बेसिस बनेगी ब्रिटिश रूल का। एंड यही पूरी की पूरी बात श्रेया में कर रहा था जब से अभी मैंने लेक्चर शुरू करा ये वाला। देख रहे हो, आ गई ना औकात इसकी सामने कि जो प्रमोट करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये कोई हेल्पर नहीं है। ये कह रहा है कि अल्टीमेटली ठीक है, जिसको इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के लिए पढ़ता जाए, बाद में सारी की सारी रिसर्च स्टडीज ये हमें सौंप देना, क्योंकि इसकी वजह से जानना बहुत आसान हो जाएगा कि मकान के अंदर तिजोरी कहाँ पर है, कमरे कितने हैं, गार्ड कितने बैठे रहते हैं, कब कौन आता है, कब कौन जाता है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान को अगर हम लोग कनेक्ट करके अगर पढ़ें, रूल करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? नहीं, ये एक्चुअली ये इसके लिए तो इसका तो दिमाग एक्स्ट्रा चलता था, है ना। बाकी जो जैसे हमने जोन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, कूलब्रुक के बारे में पढ़ा, उनका तो जेन्युइन इंटरेस्ट था। ये चोरी कर लेगा उनकी स्टडीज़ को। चोरी क्या मतलब? कहेगा हाँ भाई क्या सीखा, क्या क्या जाना। इसका मकसद कुछ और है, उनका मकसद गंदा मकसद नहीं है। और इससे ना एक, अगर कल को आपको अगर एक कोटेशन आ गई कि समटाइम्स इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी, sometimes interest and curiosity leads to devastation and destruction। तो आपको ऐसे चीज़ में हेल्प कर सकता है एथिक्स के पेपर के अंदर, ये वाली चीज़ को आप यहाँ पर जाके लिख सकते हो। इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी किसका? कूलब्रुक का, विलियम जोन्स का ना। डिवास्टेशन डिस्ट्रक्शन किसकी? हिंदुस्तान की। कभी कभार ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपको विनाश की तरफ ले जाती है। मतलब ऐसे मेरे दिमाग में आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी ने ऐसा पूछ रखा, लेकिन वो क्योंकि कोर्ट्स बहुत हर साल नए नए पूछता है, तो कुछ भी मतलब आपके दिमाग के अंदर ऐसा कभी पढ़कर आ रहा हो, कुछ भी लिखना हो, तो बस एक मन के अंदर एक बात आई तो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।